पर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं, वहाँ पर सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। वहाँ पर डेमोक्रेसी वास्तव में 1945 या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन्होंने जो खून बहाया है, तो बाइडेन और जो नेतन्याहू हुए वह आपस में उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान में वहाँ की जो BLA लीडर थी महरम बलोच, उसको जो पाकिस्तानी ISI और जो वहाँ की कुछ एजेंसीज है उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान जैसे देश में ऐसा होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है नहीं, वहाँ पर सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है। वहाँ पर डेमोक्रेसी वास्तव में कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं। वहाँ पर तो बस डेमोक्रेसी के नाम पर उनको पैसे मिल जाते हैं, इसलिए वह वहाँ पर सिर्फ डेमोक्रेसी चलाते हैं। तो इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये जो टाइम मैगजीन है उनमें इनकी तस्वीर छपी थी और ये वहाँ पर उनका कुछ शो था, तो ये अटेंड करने के लिए जा रही थी। तो इनको उन लोगों ने पकड़ लिया। तो देखते हैं क्या कहा है। महरम बलोच स्वामी डीन बलोच एलिग किडनैपिंग अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान अथॉरिटीज़, मतलब कि इसके साथ एक बंदी और थी। तो इन्होंने जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज लगाया है। जो बेसिकली वहाँ पर ऐसा काम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, वो है ISI। क्योंकि ISI का काम बाहर की इंटेलिजेंस कलेक्ट करना नहीं है। वैसे तो उनको ISI को इंटर सर्विस एजेंसी बोलते हैं, परंतु ये दोनों जगह ही काम करती है। जैसे हमारे रो है, रो बाहर ऑपरेटिव करती है और IB अंदर ऑपरेट करती है, परंतु ISI ऐसी संस्था है जो अंदर भी ऑपरेट करती है और बाहर भी ऑपरेट करती है। मतलब कि बेसिकली ये अपना जोर है, जो अपने बूट का जोर है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिविलियंस लोगों पर दिखाती है। ये जिसको मन चाहा उसे उठाया और उसे कूटा या फिर उसको टॉर्चर किया और उसे फेंक दिया या मार डाला। तो बेसिकली इनके जो महरम बलोच है, इनके पिता को भी ऐसा एलिगेशन है कि इन्हीं लोगों ने, मतलब कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है पाकिस्तान की, उनके द्वारा 2008 या 2009 में मारा गया था। और उसके बाद ये डॉक्टर बनी और आपको आगे कहानी तो पता ही है कि इन्होंने जो बलूचिस्तान की आज़ादी है उसके खिलाफ लड़ा और वहाँ पर बोला कि जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो हमारे रिसोर्सेज को खा रहे हैं, तो बेसिकली हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया। तो आगे वो बोला है कि बलोच राइट एक्टिविस्ट महरम बलोच एंड समीडीन बलोच एलिगेट दैट दे वर स्टॉपिंग फ्रॉम द ट्रेवल टू न्यूयॉर्क फ्रॉम द टाइम मैगजीन। हाँ, तो बेसिकली न्यूयॉर्क जा रही थी, जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर ये जा रही थी टाइम मैगजीन के लिए, और इनको वहाँ पर एयरपोर्ट पर अथॉरिटी ने रोक लिया या फिर वहाँ पर इनको पकड़ने की कोशिश की गई। तो ये जो अपना बूट का जोर है वो ISI दिखाती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और हो सकता है इसको उठा भी लिया हो, नोबडी नोज, या फिर अमेरिका के दबाव में इसे रोक दिया हो। अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है और अभी तक इसका कोई ट्वीट भी नहीं आया इस बारे में। तो दोस्तों आगे हो गया ये कि जो फ्रांस है, फ्रांस ने ओसामा बिन लादेन का जो बेटा है उस पर बैन लगा दिया है फ्रांस में आने से, क्योंकि उसने जो है कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी की थी जो कि आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। तो मैं सरकार से पूछता हूँ कि आपको पता है कि ये जो बंदा है ये ओसामा बिन लादेन का बेटा है। अगर आप सांप को पालोगे और सांप के सिर्फ सपोला ही जन्म लेता है, उसके कोई चूहा या अदर चीज़ जन्म नहीं लेती है। अगर आप ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट के बच्चे को अपने देश में शरण दोगे तो आपको क्या लगा था कि ये हमें दूध पिलाएगा, हमें रोटियाँ खिलाएगा? नहीं, हमेशा सांप की फितरत होती है काटना। ये आपको काटेगा, 100% लिख के ले लो। परंतु ये जो यूरोपियन देश है इनकी छाती भरती है, तुम डेमोक्रेसी से अक्यूज हो तुम आ जाओ, तुम शरणार्थी हो तुम भी आ जाओ, तुम्हारा सोशल शोषण हो रहा है तुम भी आ जाओ। मतलब कि जितना भी कूड़ा करकट है वर्ल्ड का, जितना भी पूरी गंदगी भरी हुई वर्ल्ड की, वो यूरोपियन देश अपने देश में ले रहे हैं। और बेसिकली ये जो देश हैं इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि 1945 या वर्ल्ड वॉर से इन्होंने जो खून बहाया है ये लोग
उस खून का पश्चाताप कर रहे हैं। परंतु ये जो गोरे चमड़े की जो सद्भावना है वो थोड़े ही दिनों की, क्योंकि आप इनका इतिहास उठाकर देखोगे तो एक्सट्रीम वॉयलेंस भरा हुआ है। करोड़ों लाखों लोगों को इन्होंने मार दिया, परंतु अब ये लोग क्या है, इनोसेंट हो गए, क्योंकि ये उस चीज़ का पछतावा कर रहे हैं। तो इसी का ये फ़ायदा उठाकर ये लोग विदेश में जाते हैं और ऐसी अलजुलूल हरकतें करते हैं, जिससे कि इनको बैन किया जाता है। तो फ्रांस ने बेसिकली ओसामा बिन लादेन के बेटे को बैन कर दिया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बाइडेन हैं, उन्होंने जो नेतन्याहू है उनसे बात की फ़ोन पे। कम से कम ये बात 30 मिनट तक चली। और जो वाइट हाउस है, मतलब कि वहाँ के स्पोक पर्सन है वाइट हाउस के, उन्होंने कहा है कि ये बात लगभग ख़त्म हो गई है। तो देखते हैं क्या कहा है। बाइडेन नेतन्याहू स्पोक फ्रॉम 30 मिनट्स, इट वॉज द डायरेक्ट ऑनेस्ट प्रोडक्शन। मतलब कि बाइडेन और नेतन्याहू ने 30 मिनट तक बात की, ये तो मैंने आपको बता दिया। परंतु ये बात इस वक्त क्यों हुई, क्योंकि कई लोगों का मानना ये है कि अगस्त के बाद डायरेक्ट बात बाइडेन ने अब की है। और वहाँ पर एक पत्रकार है, उनकी बुक भी छपने वाली है। तो उनका कहना है कि जो बाइडेन और जो नेतन्याहू है वह आपस में उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर बाइडेन नेतन्याहू की पॉलिसी से बहुत एग्री हैं, मतलब कि बहुत गुस्सा हैं। तो उन्होंने बहुत दिनों बाद बात की है और उनका कहना है कि ये जो पूरा युद्ध इसे डीएक्सलराइज करा जाए। तो दोस्तों उन्होंने बात की क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो ये युद्ध है ये बढ़ता ही जा रहा है। इधर से ये हमास से शुरू हुआ था, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह में, और अब तो बातें उधर सीरिया तक भी जाने वाली है और ये ईरान तक जा फैला है। तो इस जो युद्ध है इसको एक्सेलरेट करने के लिए, इसे सीमित करने के लिए बेसिकली यूएस अपनी स्ट्रेटेजिक तरीके से पॉलिसी बना रहा है कि हम क्या करें और क्या ना करें। और रही बात ईरान की, तो ईरान में कहाँ पर हमला किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने बेसिक रूप से बोल दिया है कि आप परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं कर सकते और ना ही तेलों पर, क्योंकि अभी वहाँ पर तेल की फैक्ट्रियों पर हमला होता है तो इसका सीधा असर अमेरिका पर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर जो अभी चुनाव हो रहे हैं उन पर जो तेल की वृद्धि है, क्रूड ऑयल की वृद्धि है वो होगी, और वहाँ पर पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो आसमान छू लेगी। तो बेसिकली उन्होंने इन दो जगहों पर जो बमबारी करने से वार्न किया इसराइल को। और कहना तो ऐसा भी है कि जो इसराइल और अमेरिका मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम कहाँ पर बमबारी या पर कहाँ पर ईरान को रेस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इस बात पर भी दोनों की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो पाकिस्तान ने वहाँ पर जो वहाँ की आर्मी है वो अफगान बॉर्डर पर फेंस लगा रही थी। फेंस मतलब एक तरह से बाड़ लगा रही थी। तो वहाँ पर कुछ अफगानी आए और उन्होंने उन पाकिस्तानी कुछ सैनिकों को ठोक दिया और उनकी एक छावनी पर बेसिकली फायर खोल दिया। तो देखते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान फाइट इट आउट एट बॉर्डर अमिड फेंसिंग वर्क। यह घटना तब घटी जब अफगान पक्ष के पाक सीमा के नौस की गजनी इलेक्टर में एक चौकी पर हमला किया। मतलब कि नौस की गजनी एक सेक्टर है, जगह है, वहाँ पर बेसिकली इन्होंने हमला कर दिया जब ये फेंसिंग हो रही थी। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूट या फिर ये जो डिबेट है पूरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर की, ये बहुत दिनों की है। और जो अफगानिस्तान है वह पूरे बलूचिस्तान को अपना क्लेम करता है, क्योंकि बलूचिस्तान एक पैसिफिक रूप से पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में नहीं है, ये ईरान में भी फैला हुआ है, ये पाकिस्तान में भी है और ये अफगानिस्तान में, मतलब कि ये 3 जगह का जो एरिया है वहाँ पर बेसिकली बलूचिस्तान फैला हुआ है। तो सारा जो राड़ है या फिर सारी जो लड़ाई है इसको बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो जो इटली में जो जॉर्जिया मेलोनी की सरकार है उसने एक पाकिस्तानी जो इमाम है उसको बैन कर दिया है और उसे गो बैक बोल दिया है, मतलब कि तुम अपने घर जाओ, उसका वीजा सब रद्द कर दिया है, उसको लाद दे के निकाल दिया बेसिकली वहाँ से। तो देखते हैं पहले से, मेलोनी ने इटली में हमास समर्थक इमाम जुल्फिकार खान को निष्कासित कर दिया। खान पाकिस्तानी नागरिक है जो 1995 में इटली में आया था। इससे हमास की प्रशंसा की तथा अमेरिका तथा यहूदियों के खिलाफ संघर्ष सही बताया। मतलब कि बेसिकली ये एक पाकिस्तान है, ये हाईली रेडिकलाइज बंदा है और इसने जो छातियाँ पीटी कि हमास सही कर रहा है, अमेरिका और इज़राइल जो वहाँ के
गाज़ा के जो लोग हैं उन पर जुर्म कर रहे हैं, और जो अल्लाह है इनको बख्शिश नहीं करेगा, और हम पूरी पूरी की पूरी कौम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों बेसिकली इन कह दिया है। तो वहाँ पर जो इटालियन सरकार ने इसे लाद देकर बाहर फेंक दिया है कि ये जो बकवास करनी है अपने देश पाकिस्तान में जाकर करो, क्योंकि ये जो बकवास यहाँ पर नहीं चलने वाली है। तो ये कोई रेडिकलाइज इस्लामिस्ट की बात है नहीं, क्योंकि इटली का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही खतरनाक रहा है। क्योंकि जो मसलूनी था वहाँ पर, जो नाजीवाद था वहाँ पर, उन्होंने लाखों लाखों लोगों को मार दिया। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं ये तो उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी हैं। अगर पूरा यूरोप यूनियन जाग गया, या फिर जो फार राइट पार्टीज़ हैं, जो फासिस्ट पार्टीज़ हैं, वो अगर वापस पावर में आ गई, तो इन जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं ये तो कुछ भी नहीं है इनके मारने का। क्योंकि आप इनका इतिहास पढ़ोगे तो इनके इतिहास में सिर्फ और सिर्फ खून ही लगा हुआ है। तो रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ जो लोग हैं, मतलब कि एक तरह से चक्की में आटे के साथ सब पीसते हैं ना, वैसे सब लोग इसकी चपेट में आएंगे। क्योंकि जो फासिस्ट लोग हैं, लेफ्टिस्ट तक तो ठीक था, फासिस्टवाद तक तो, लेकिन जो फासिस्ट लोग हैं, जो हिटलर की सोच वाले लोग हैं, वो अगर वो जिन वहाँ से बाहर आता है अगर यूरोपियन यूनियन से या फिर यूरोप से, तो ये बहुत ही खतरनाक काम हो जाएगा वहाँ पर। और ऐसे ही लोग हैं जो उनको पुश कर रहे हैं कि आप बाहर निकलो, ऐसे ही लोग हैं जो उनको बार बार पुश करते हैं, उनको बार बार जगाते हैं कि आप बाहर निकलो, और वहाँ के लोगों पर वायलेंस करते हैं। तो अगर ये वहाँ के लोगों के खिलाफ ऐसे करेंगे और वहाँ पर अपना काम नहीं करेंगे, तो बेसिकली वहाँ के लोग ऐसे फासिस्ट लोगों को चुनेंगे जो कि इन जैसे लोगों को बाहर फेंक सके। और इन जैसे लोगों खातिर जो बाकी सब लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो वहाँ पर संकट में आ जाएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए ही मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।